दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में। और आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे शासक की जिसके विषय में कहा जाता है कि वो वास्तव में एक राष्ट्रीय शासक था, यानी हम अकबर की बात कर रहे हैं। अकबर अपने नवरत्नों के लिए जाने जाते हैं। खास तौर से उन्होंने अपने दरबार में कुछ खास व्यक्तित्व को स्थान दिया था, और उन्हीं व्यक्तित्व की आज हम पड़ताल भी करेंगे कि आखिरकार वो कौन से व्यक्तित्व थे और क्यों उनको अपने दरबार में उन्होंने नवरत्न के तौर पर संरक्षण दिया था। आखिरकार क्या खूबियां थी उनकी, ठीक है। और परीक्षा में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर सीधे कि भाई नवरत्नों के बारे में बताइए। तो आज हम एक एक करके सबको समझेंगे, और अकबर के जो नवरत्न हैं उनके जो व्यक्तित्व हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व आमतौर से उनकी उपलब्धियों के कारण है, यानी कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य क्षेत्र में अगर निपुणता रखता है तो वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। तो ऐसे ही वो लोग थे जिनको अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल थी, और उनको देखते हुए अकबर ने अपने साम्राज्य में ऐसे व्यक्तियों को चुनकर अपने दरबार में सुशोभित किया था। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिरकार अकबर का जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये सारी घटना अकबर की है। देखें तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 1542 में, और ये उनकी माता का नाम था हमीदा बानो। इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था, और ये मुगल वंश के बहुत ही महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। इनका राजतिलक जो था वो 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक जगह पर हुआ था। यहाँ पर ये अफगानों से लड़ रहे थे। कुल मिलाकर आप देखें तो अफगानों के विरुद्ध विद्रोह का मुगलों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। यानी जो भारत में दो अफगान चुनौतियां रहीं, अगर आप दिल्ली सल्तनत की तरफ जाएंगे तो वहां पर लोधी वंश के बारे में आपने सुना होगा। ये जो लोधी वंश था ये भारत का पहला अफगान वंश था। और अब जब मुगल काल में आप आते हैं तो शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का जो वंश है वो भारत का दूसरा अफगान वंश है। और आपको ये भी मालूम होगा कि हुमायूं की लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी से, उसमें वो पराजित भी हुए थे, और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद वो ईरान चले गए थे। तो कुल मिलाकर चुनौतियां बनी हुई थी, तो ये पंजाब में उन अफगानों से भी सामना कर रहे थे। ये एक बड़ी बात थी कि अकबर ने 13 वर्ष और 4 माह की आयु में सत्ता ग्रहण की थी, और ये बहुत छोटा समय माना जाता है एक आयु के लिहाज से, लेकिन फिर भी इन्होंने की थी। और बैरम खां के संरक्षण में इन्होंने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित करवाया था। बैरम खान जो थे वो इनके सेनापति थे हुमायूं के, और अब देखें कि बाद में बैरम खां के संरक्षण में मुगल बादशाह बनते हैं, और फिर काफ़ी उपलब्धियां भी अर्जित करते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद इनका मतभेद हो गया था बैरम खां के साथ में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि बैरम खान ने इनके व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इसको आप आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके विषय में। तो ये सब हम बेसिकली जान चुके हैं कि इनका जन्म जो था वो अमरकोट में हुआ, हमीदा बानो गर्भ से हुआ। पंजाब के कालानौर में इनका राजतिलक हुआ था, और वहीं पर ये अफगान चुनौती का सामना कर रहे थे और मुगलों का नेतृत्व भी कर रहे थे। 13 साल 4 माह के आयु मुगल बादशाह बनते हैं, और बैरम खां के संरक्षण में इनको मुगल बादशाह घोषित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, इसमें ये बात मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दी है कि जो मैंने आपको हिंदी में बताई थी, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि अकबर वाज बर्न इन अमरकोट इन 1542 AD, ठीक है, फ्रॉम द वॉर्म ऑफ हुमायूं's वाइफ हमीदा बानो। Here he was leading the rebellion against the Afghans on behalf of the Mughals. And second point is this: Akbar assumed the power at the age of 13 years, and 4 months he was declared the Mughal emperor under the protection of Baram Khan. Akbar is also known for the Navratnas in his court. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि अकबर के जीवन में केवल ऐसा नहीं था कि वो सब एक ही चरण बने हुए थे। आप यहाँ पे गौर करें कि अपने पहले चरण में अकबर जो है वो 1556 से 60 का समय है, और इस समय इनको बैरम खां की संरक्षा तक का काल माना जाता है। और ये 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में रहे मुगल बादशाह के तौर पर। जबकि दूसरा शासन जो समय है इनका चरण वो 1560 से 64 का है। इसमें भी 4 वर्ष का अंतर है, और इसको नाम दिया गया है पेटीकोट गवर्नमेंट। आप गौर करें, ये पेटीकोट शासन जो नाम दिया गया है ये इतिहासकारों ने दिया है।
खास तौर से इसलिए दिया गया है कि इस काल में दो महिलाओं की बहुत चली है। एक तो इनकी मुगली माता थी महामंगा, और जो दूसरी जो है वो जोधाबाई। इनका प्रशासन में बहुत अत्यधिक योगदान वो रहा है, दखल। इसीलिए इन महिलाओं के प्रभाव को देखते हुए इस चरण को एक पेटीकोट गवर्नमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। इसी बीच में इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, जो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये मुगलों और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। और जो मुगल थे उन्होंने ये आखिरी विक्रमादित्य पुकारे जाते हैं, और इनको बैरम खान और अकबर ने एक साथ मिलके मारा था। और कुल मिला के देखा जाए तो ये अंतिम हिंदू सम्राट भी कहे जाते हैं। दिल्ली और आगरा पे दावेदारी करते थे, लेकिन जब इनको मार दिया गया तो दिल्ली और आगरा पर मुगलों का निष्पक्ष रूप से अधिकार हो गया था, ठीक है। तीसरा चरण अगर हम देखें, ये एक प्रभुसत्ता संपन्न बादशाह के तौर पे आप देख सकते हैं उनको, कि जब उन्होंने 1564 से लेकर और 1605 के बीच में अपने सभी फैसले अपने स्वयं के विवेक से लिए थे। यानी उन्होंने उलेमा, पारिवारिक लोग, अन्य की बातों को दरकिनार करते हुए अपने विवेक का सहारा लिया, और बहुत बड़े बड़े निर्णय उस समय वो लेते हैं। तो एक स्वतंत्र शासक के तौर पर आप देखें तो उभर के आते हैं। बाल विवाह निषेध का प्रयास करते हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज एबोलिशन की करते हैं प्रोविजन। सती प्रथा उन्मूलन के प्रयास करते हैं, जजिया कर की समाप्ति कर देते हैं, तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर देते हैं, और एक नए पंथ दीन इलाही की शुरुआत करते हैं। गौरतलब है कि जो पंथ इसलिए कह रहा हूँ उसको धर्म के स्थान पर, क्योंकि ना तो उसकी कोई पुस्तक थी ना कोई पुरोहित थे, और इसको स्वीकार करने वाले जो पहले व्यक्ति बीरबल थे, और इनकी कुल मिला की संख्या जो थी स्वीकार करने वालों की 15-20 लोग से अधिक नहीं रही, ठीक है। तो तीसरे चरण में ही अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते थर्ड स्टेज में, took his own decisions as an independent ruler, child marriage prohibition, efforts to abolish the practice of sati, abolition of jizya tax, abolition of pilgrim tax, और presentation of deen ilahi, ठीक है। These all are the main declarations that he made on behalf of on his thoughts। और ये ऐसी बातें थी कि जो उस समय एक मुस्लिम स्टेट में कर पाना बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन उन्होंने की थी। इसीलिए उनको एक नायक के तौर पे याद किया जाता है कि उन्होंने लीक से हटके कार्य किए थे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम उनके नवरत्नों की बात करेंगे, जैसे कि हमारा मेन टॉपिक भी है कि अकबर के नवरत्न और उनका व्यक्तित्व। अभी तक हमने एक भूमिका बनाई अकबर के बारे में आपको बताया, लेकिन अब हम उनके नवरत्न, उनकी क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बीरबल का स्थान है, और बीरबल जो है नवरत्नों में सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। उनका जो जन्म था वो कालपी में हुआ था। ये हरियाणा स्टेट का पार्ट है कालपी, और एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और बचपन का नाम था उनका महेश दास, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग नवरत्नास एंड क्लोजेस्ट टू अकबर, बर्न इन 1528 कालपी हरियाणा, एंड ब्राह्मण फैमिली, एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज महेश दास, ठीक है। तो अकबर बीरबल के किस्से भी आपने सुने होंगे, और अगर बीरबल जो थे वो अकबर को समय समय पर सलाह भी देते थे, और अकबर इनकी सलाह का पालन भी करते थे, और इनकी बात का बुरा नहीं मानते थे, ऐसा इतिहास कहता है, ठीक है। दूसरे नवरत्न की अगर हम बात करें तो अबुल फजल। आप गौर करेंगे कि अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं, अकबर रॉयल हिस्टोरियन हैं, और सूफी शेख मुबारक शाह के पुत्र हैं। और इन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं, आप पुस्तकें देखेंगे आप, इनकी रचना की थी। ही रोट द बुक नेम्ड आईन अकबरी और अकबरनामा। ये बड़ी बात थी कि अकबर इतिहास लिखवाते हैं और अबुल फजल उसको लिखते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते, और बाद में तब इनके छोटे भाई ही उस इतिहास को पूरा करते हैं, ठीक है। वो थे तीसरे हमारे नवरत्न, आप देखें अबुल फजल। उसके बाद फैजी, मैं यहाँ पे बता रहा था फैजी, ये इनके छोटे भाई थे अबुल फजल के ही। अबुल फजल जो थे वो इनके छोटे भाई थे, और इन्होंने आईन अकबरी के कार्य को पूरा किया। महाभारत और श्रीमद् भागवत जो पुस्तकें हैं उनको लिखा भी है उन्होंने, और उनका फारसी में अनुवाद किया, और अकबरनामा की रचना की है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दीज आर द फैक्ट इन इंग्लिश विच आई एलेबोरेट इन हिंदी, ठीक है। तो इसको आप जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे देखते हैं तानसेन के बारे में। ये जो मैंने आपको चौथे नंबर पे आते हैं अबुल फजल, लेकिन मैंने अबुल फजल के भाई फैजी, लेकिन मैंने बता दिए पहले क्योंकि उनका लिंक है आपस में, ठीक है।
तो अब देखिए तानसेन, इनकी उपाधियां रही मिर्जा, संगीत सम्राट, कंठ भरणवाड़ी विलास। और ये जो कंठ भरणवाड़ी विलास है ये अकबर के द्वारा इनको प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। और संगीत और कला के क्षेत्र में निपुण थे, जन्म ग्वालियर में हुआ था इनका। और तानसेन जो हैं वो सितार के आविष्कारक भी माने जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे जो हैं अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी, ये जो आत्मकथा लिखी उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी, इसका बाद में फारसी में अनुवाद भी किया था। और शहजादा सलीम के शिक्षक भी नियुक्त किए गए थे और इन्हें खाने खाना की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई। ठीक है, तो सन ऑफ बैरम खान, एन ऑटोग्राफ बायोग्राफी तुझके बाबरी विच वाज रिटन इन तुर्किश ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगला देखिए राजा मानसिंह, ये छठे हैं और ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे, ग्रैंडसन थे। और अकबर के साम्राज्य विस्तार में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये इम्पोर्टेंट बात है। और ये क्या नाम है, जो भगवान दास के पुत्र थे और आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे, ध्यान रखिएगा। और अकबर के साम्राज्य विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1576 में अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के विरुद्ध उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, बहुत फेमस युद्ध था। और इसमें बताते हैं कि महाराणा प्रताप बड़ी बहादुरी से लड़े थे और ये मेवाड़ एकमात्र स्टेट था राजपुताना का जिसने कभी भी मुगलों की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, हालांकि अकबर ने बारंबार प्रयास किए थे उनके साथ मैत्री बनाने के, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। द ग्रैंड सन ऑफ राजा भारमल ऑफ आमेर, सन ऑफ भगवान दास, इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सटेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। In the year 1576 fought the battle of हल्दी घाटी against महाराणा प्रताप on behalf of अकबर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राजा टोडरमल, ये बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं और इनकी आप गौर करें कि सिरसा सूरी के वित्त मंत्री रह चुके थे और राजस्व प्रबंध को लेकर इनकी उपलब्धि मानी जाती है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में बहुत जानकार थे। इन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम है आईने दहसाला। ये जो बुक है आईने दहसाला, ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का टेक्स्ट है, राजस्व प्रबंध का टेक्स्ट है। और बेसिकली शेरशाह सूरी के द्वारा जो जारी किए गए भूमि सुधार थे उनको ही अकबर ने जारी किया था, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, क्योंकि उनकी आधारशिला रखी थी राजा टोडरमल ने। और ये भूमि सुधारों के लिए जाने जाते हैं, लैंड रिफॉर्म उन्होंने किया था और दीवाने अशरफ के पद पर आसीन थे। इनकी पोस्ट थी दीवाने अशरफ। ठीक है, ही हैड बीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट बुक इनकी है आईने दहसाला, belonging to the province of Awadh, work related to the land reforms and held the post of दीवाने अशरफ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे व्यक्ति में उनको राजा का जो टाइटल था वो बेसिकली अकबर के द्वारा ही दिया गया था। राजा इनकी ज्ञान को देखते हुए, राजस्व प्रबंध को देखते हुए तब इनको राजा की उपाधि प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें कि 8वां हमारे हकीम हुमाम, ये एक चिकित्सक थे, अकबर के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे, ध्यान रखिए इसको। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, बेसिकली आप गौर करेंगे कि जो तुलसीदास जी हैं वो अकबर के समकालीन हैं और उन्होंने अकबर के ज़माने में ही रामचरितमानस को लिखा था। हनुमान चालीसा और कवितावली इन ग्रंथों की रचना की थी। वो उनको नवरत्न बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्वीकृति प्रदान नहीं की थी तो अब उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को अपना नवरत्न बनाया था। ये उनके बावर्ची थे, खाना बनाते थे, रसोइये थे, बुद्धिमता और बोलने के लिए विख्यात थे। ठीक है, तब इनको स्थान दिया था अपने नवरत्न दरबार में। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना, क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आप गौर करेंगे कि हमको जानना होगा। अभी हम तथ्यात्मक जानकारी ले रहे हैं, बाद में हम आपको कॉन्सेप्चुअल जानकारी भी देंगे ताकि परीक्षा भी पास हो जाए आपका, और अगर आप यूपीएससी वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करे। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा और भाई अपनी सेहत का फिर ध्यान रखिए। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा सबसे बड़ा हथियार है इसमें अपना बचाव, तो वो आप करें। और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको देखिए, आप लोग कमेंट जरूर करिए, आप कमेंट नहीं करते, और थोड़ा सा भाई इसको जो है नोटिफिकेशन वगैरह देख लो अपने, अगर ऑन नहीं है उसको ऑन कर लो ताकि आपको वीडियो मिलती रहे।
अब लगातार वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है। इसको आप पढ़ें, समझें, और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी जो आपकी शंका है इसको लेकर उसको दूर करूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया।